हाँ तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये हमारा नए चैप्टर का वीडियो है। नया चैप्टर है आपका मोशन इन प्लेन। नोटिस कीजिएगा, मोशन इन प्लेन है हमारा नया चैप्टर। और इसमें पहला जो टॉपिक है वो है वेक्टर। ठीक है, मोशन इन प्लेन है नया चैप्टर, नया पहला टॉपिक है वेक्टर। तो हम लोग बेसिकली अभी वेक्टर नाम से ही पढ़ेंगे, वेक्टर नाम से ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे मोशन इन प्लेन बार बार लिखाऊंगा नहीं, मैं सिंपली बोलूंगा वेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। हालांकि ये मोशन इन प्लेन चैप्टर का एक पार्ट है। ठीक है, तो वेक्टर यहाँ से थोड़ा सा चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। ठीक है, अभी मतलब आप ऐसा समझ लो कि इसके पहले जो आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, हल्का फुल्का एक्सपोजर आपको क्लास 9 में मिला था। इसका एक्सपोजर उतना नहीं मिला होगा इस चैप्टर से, मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो पहले चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक है वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? क्वांटिटी विच पॉजेसेस होगा विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये सबको पता है। लेकिन थोड़ा सा सोचने का चीज है कि फोर्स में ऐसा क्या है कि वो डायरेक्शन है उसमें, मतलब ऐसा फोर्स में क्या है कि उसका डायरेक्शन पॉजेस करता है। देखते हैं एक बार। चलो मैं तुम लोगों को एक बार बताता हूँ। मान लो मेरे पास ये एक एपरेटस है। क्लास में होता तो यार बहुत कुछ कराता, लेकिन अब वीडियो में कितना ही करा सकते हैं। ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक एपरेटस है और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस क्यूबॉइड बॉक्स शुड फॉल फ्रॉम दिस बुक इन द ग्राउंड। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जमीन में गिरना चाहिए, जमीन में। ठीक है, तो मैंने कहा कि फोर्स में इस तरफ लगाता हूँ। देख, मैं उंगली से फोर्स लगा रहा हूँ, जमीन में गिरा क्या? नहीं गिरा। सिमिलरली मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो नहीं गिरा जमीन में। मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो जमीन में नहीं गिरा। मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो जमीन में गिरेगा। यानी कि देख, मैंने चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाया। मैंने जो फोर्स लगाया हर तरफ से लगाया, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मैंने फोर्स लगाया तो वो फोर्स इफेक्टिव हुआ। ये बात समझो। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं बदलूंगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट बदलेगा। बात ये है, सुनो, फोर्स मैंने हर जगह मानो 10 न्यूटन लगाया था, लेकिन जब मैंने ऐसे फोर्स लगाया तब वो काम में आया कि नहीं? यानी कि फोर्स का डायरेक्शन हमारा रिजल्ट पे अफेक्ट करता है। तो फोर्स का डायरेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हेंस फोर्स इज अ वेक्टर। अब बोलेगे कि सर मास वेक्टर क्यों नहीं है? तो एक बात बता मेरे को। मान ले ये जो डब्बा है, इस डब्बे का मास मान ले 100 ग्राम है। मास स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं डब्बे को यहाँ रखूं, उड़ा के फेंक दूं, नॉर्थ में फेंकूं, ईस्ट में फेंकूं, साउथ में फेंकूं, हवा में फेंकूं, कुछ भी करूं, मास तो 100 ग्राम रहेगा ना भाई। तो मास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ में आया? तो इसी तरह मतलब इसमें और ज्यादा सोचने का कुछ है नहीं। 9 में आप लोग पढ़ ही चुके हो वेक्टर को लेके। तो आई होप वेक्टर का बेसिक आपको क्लियर होगा। एग्जांपल सबको पता है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, बहुत हजारों हजारों एक्सेलरेशन, कितना कुछ है भाई, वो सब मैं अभी नहीं जा रही। ठीक है, सबको पता ही है। ये इंपॉर्टेंट है, वाई वेक्टर्स। वेक्टर्स क्यों पढ़े हम लोग, क्यों पढ़े? चलो मैं बेसिक एग्जांपल देता हूं। वैसे वेक्टर को पढ़ने इतना समझ लो कि वेक्टर जो है ना, पढ़ भी रहे हो, अप्लाई पूरे क्लास 11 पूरे क्लास 12 में होगा। इट्स जस्ट लाइक मैथमेटिकल टूल्स। लेकिन मैथमेटिकल टूल्स का उतना यूज नहीं होगा जितना इसका यूज होगा। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसलिए इस चैप्टर को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ो। बेसिक से अगर दिमाग में रख लोगे ना इस चैप्टर का, 11th और इजीली निकल जाएगा। इजीली मतलब क्या? मतलब हेल्प हो जाएगी 11th में अच्छी काफी। ठीक है, चलो वेक्टर्स की। अच्छा एक बात बता, जैसे कि मान ले मैं एक सवाल देता हूँ। जैसे 1D मोशन में क्या कर रहे थे, ये कार, एक कार है जो इस तरफ जा रही है और दूसरी एक कार है इस तरफ आ रही है। ठीक है, ये कार ए है और ये बी है। मान ले मुझे कार ए और कार बी का वेलोसिटी दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान ले 100 मीटर है। इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, इसका 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा सब कुछ दे दिया। और बोला कि कार कब कोलाइड करेगा, कार कितने टाइम बाद कोलाइड करेगा। सर यार इजी सवाल कर सकते हो। या बोल दिया कि इसको इसकी वेलोसिटी कैसे दिखेगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसा दिखेगा आपको। कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपने इस डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया। तो जब भी हम एक लाइन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं, तो लाइन में या तो हम आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं। तो एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, दूसरे को हमने नेगेटिव मान लिया, हमारा काम हो गया। लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ थोड़ी एक लाइन में होता है। रियल लाइफ में थोड़ी सब कुछ वन डायमेंशन में होता है। रियल लाइफ में चीजें 3 डायमेंशन में होती है, 3 डायमेंशन में। और हम जब भी चलते हैं, मान ले मैं चल रहा हूं, तो मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूं तो मैं 2 डायमेंशन में चल रहा हूं। मैं उछल रहा हूं, मान ले मैं जंप लगा के यहां से आ गया, तो मैं 3 डायमेंशन में कर रहा हूं। देख ऐसा मान ले, पहले 3 डायमेंशन को समझो। 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या होता है? ये मान ले एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सिंगल अगर एक्स को मानोगे तो 1 डायमेंशन, सिंगल अगर वाई को मानोगे 1 डायमेंशन, सिंगल जेड को मानोगे तो 1 डायमेंशन। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं तो प्लेन क्या है? 2 डायमेंशन। और मान लो प्लेन के बाहर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, जो ऐसे ऐसे एक मक्खी है यहाँ वहां घूम रही है, दैट इज डूइंग मोशन 3 डायमेंशन। तो मैं जमीन के ऊपर चल रहा हूँ तो जमीन एक प्लेन है, दैट इज 2 डायमेंशनल मोशन।
ठीक है, तो ये सब बेसिक्स हो गया। लेकिन हम लोग सवाल में वापस आते हैं कि वेक्टर क्यों वेक्टर पढ़ना है। देख, वेक्टर पढ़ने का रीजन ये, मान ले जो कार ए और बी ऐसे जा रही थी, इंस्टेड ऑफ ए एंड बी ऐसे जाने की बजाय कार ए ऐसे जा रहा है, कार ए ऐसे जा रहा है। अब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या मान ले कार ए यहाँ पे नहीं होने की बजाय इस पर्टिकुलर पॉइंट में है, इसकी रफ्तार कुछ ऐसे है, इस तरफ जा रहा है, तब बी को ए का वेलोसिटी कैसा लगेगा। तो यहाँ पे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और चीज, जैसे कि मान लो आपने ये वाला सवाल तक किया होगा, 9-10 में सवाल किया ही होगा कि ये एक डब्बा है, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, सबको पता है। ये मान लो 10 न्यूटन है और ये आपका मान ले 12 न्यूटन है। आपको बोल दिया कि ये डब्बा किस तरफ जाएगा, यार ऑब्वियस सी बात है 12 न्यूटन ज्यादा है, इस तरफ जाएगा कितना से, 2 न्यूटन से जाएगा। लेकिन सवाल थोड़ा चेंज कर दिया मैंने बोला कि यहाँ पे इस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है 12 न्यूटन, अब किस तरफ जाएगा। या मान ले एंगल में लग रहा है, 30 डिग्री में लग रहा है 15 न्यूटन, तब क्या होगा। तो ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सिंगल लाइन में कुछ नहीं हो रहा, प्लेन में हो रहा है। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा जो डायरेक्शन को लेके डील कर सके। क्योंकि यहाँ पे देख हर एक का डायरेक्शन अलग अलग है। पहले हमारे पास, हमने जब 2 कार बनाया था, या हमारे पास ये वाला जो सवाल था, ये वाला जब यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा था और यहाँ पे 12 न्यूटन लग रहा था, तब हमारे पास सवाल ये आसान क्यों था। आसान इसलिए था क्योंकि सब कुछ एक लाइन में हो रहा था। यहाँ पे जब, क्योंकि एक लाइन यानी कि क्या, एक ही डायरेक्शन, या तो इस तरफ या इस तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, इससे सिंगल लाइन में हो रहा था। यहाँ पे प्लेन में हो रहा है, तो यहाँ पे हजारों डायरेक्शन पॉसिबल है। इस तरफ एक डायरेक्शन, इस तरफ एक डायरेक्शन, इस तरफ एक डायरेक्शन, इस तरफ एक डायरेक्शन, देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस पॉसिबल। उनको लेके डील करने के लिए हमें एक नई क्वांटिटी की जरूरत पड़ी जो डायरेक्शंस को लेके डील कर सके। वो कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, दैट इज वेक्टर। डायरेक्शन को लेके डील करने वाली क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। समझ में आया कि नहीं। यानी कि हमने जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा वो कुछ ही केसेस में एप्लीकेबल है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो। या रियल लाइफ में स्ट्रेट लाइन मोशन कितनी बॉडीज करती है, मोस्ट ऑफ द बॉडीज तो रैंडम मोशन करती है, तो उनकी स्टडी के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ी है। आई होप वाई वेक्टर समझ में आया कि वाई क्यों पढ़ रहे हम लोग ये। यार देख एक बात समझ लो, फिजिक्स में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई। फिजिक्स नहीं, साइंस में, फिजिक्स का एक पार्ट है, सॉरी साइंस का एक पार्ट है फिजिक्स। वाई इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वाई नहीं पूछोगे, आपके अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है तो बेटा फिर स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। अगर जिज्ञासा है ना, आराम से जिंदगी बहुत आसान है साइंस में। अगर जिज्ञासा नहीं है तो फिर बेटा बोर हो जाओगे। ठीक है, चलो ये सब तो क्लास में लेक्चर देते हैं, वीडियो में क्या ही लेक्चर दे। ठीक है, क्लास में तो बकवास कर भी सकते हैं, वीडियो में बकवास करेंगे तो भाई क्या बकवास करो, बच्चे ही सामने नहीं, वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। चलो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कुछ एक चीज होगी जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट होता है आपका ऐसे, एरो से। सिंपल बात, किससे रिप्रेजेंट होता है, एरो से। जैसे याद है मैंने यहाँ पे ऐसे जो फोर्स दिया था, जैसे मैं तेरे को बताता हूँ, ये मान ले 10 न्यूटन है और इस तरफ से मान ले 20 न्यूटन लग रहा है। अच्छा, ये डायग्राम तेरे को ज्यादा सही लग रहा है या ये डायग्राम ज्यादा सही लग रहा है। ये 10 न्यूटन है और ये 20 न्यूटन है, कौन सा डायग्राम ज्यादा, मतलब तेरे को लग रहा है कि हाँ सर ने सही बनाया है, कौन सा ज्यादा सही लग रहा है। ऑब्वियसली बोलोगे सर पहला वाला। सर एक बार बताओ, 10 न्यूटन अगर इतना दिखा रहे हो तो 20 न्यूटन में कम तो मत दिखाओ, एटलीस्ट 10 का डबल तो दिखाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही लॉजिक हमने अप्लाई किया है किसमें, वेक्टर्स में। वेक्टर में सिंपली बोला गया ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। मैं देखो कुछ तुम लोग को थ्योरी नहीं दिखा रहा, कोई काम का नहीं है, बस पता होना चाहिए वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, the length of the arrow represents the magnitude। जैसे मान ले हम लोग फोर्स लेके चर्चा करते हैं, फोर्स आपका कितना है, मान ले, अच्छा मान ले 10 न्यूटन फोर्स है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स है। तो 10 न्यूटन मान ले ईस्ट। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। so this part represents magnitude, this part represents magnitude and this part represents what, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी, वेक्टर की जो लंबाई होगी वो मैग्नीट्यूड के कंपैरेबल होगी, मैग्नीट्यूड के कंपैरेबल होगी, और जो एरो होगा वो डायरेक्शन दिखाएगा। समझ में आया कि। अच्छा ये 10 न्यूटन है तो ये कितना होगा, दिस विल बी 20 न्यूटन ईस्ट। समझ में आया कि नहीं। ये कितना होगा,
दिस विल बी 10, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक 10 न्यूटन व्हाट वेस्ट, क्योंकि ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। सिमिलरली नॉर्थ साउथ भी हम लोग दिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। अच्छा एक और बात, अब आप बोलोगे क्या सर हमको स्केल से मापना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ रिलेटिव मेजरमेंट, इट्स अ रिलेटिव मेजरमेंट। जैसे मैं तेरे को बताता हूँ, अगर किसी ने बच्चे ने बोला कि सर जो 10 न्यूटन ईस्ट है मैंने इतना से दिखाया, मैंने सर इतना से दिखाया, पहला वाला याद है ना, बड़ा दिखा रहा था। अब किसी बच्चे ने मान लिया बोला कि सर ये 10 न्यूटन ईस्ट है, सही बात है, कोई बात नहीं, तो 20 न्यूटन तो मैं 20 न्यूटन ईस्ट को तुम ऐसा बनाओगे, अगर ये 10 न्यूटन ईस्ट है तो दिस विल बी 20 न्यूटन ईस्ट। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा लेंथ हो वो 10 सेंटीमीटर हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये 10 न्यूटन है तो 20 न्यूटन उसका डबल होगा, 30 न्यूटन उसका डबल होगा, यानी कि रेशियो सेम होंगे। एरो का लेंथ आप अपने हिसाब से दे सकते हो, लेकिन आपने एक बार अगर कोई एक एरो का लेंथ यूज किया है तो उसके हिसाब से ही आप 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन को रिप्रेजेंट करोगे। समझ में आया कि आपको स्केल से आपको देने का जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से दे दो। मान लो किसी बच्चे ने बोला 10 न्यूटन ईस्ट ये है, दिस इज 10 न्यूटन ईस्ट, किसी ने ये बोला, ये अभी छोड़ दो, 10 न्यूटन ईस्ट ऐसा बोला उसने, तो 20 न्यूटन ईस्ट उस हिसाब से वो उसको डबल बनाएगा। ठीक है, तो डिपेंड्स, ऐसा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें एक और चीज है, एक और चीज है, ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो व्हाट इज बोर्ड? बोर्ड इज ए 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन है। अगर मैं बोलूं बोर्ड 2 डायमेंशनल प्लेन क्यों है, तो यहाँ पे मान ले, इसको मान ले y एक्सिस और इसको मान ले x एक्सिस, मान सकते हैं कि नहीं? ये वाला जो पूरा है इस तरफ क्या है x एक्सिस और इस तरफ क्या है y एक्सिस, तो पूरा का पूरा बोर्ड तो xy प्लेन हुआ ना, तो बोर्ड इज 2D प्लेन। ये सबको आई होप पता ही होगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अगर कुछ बच्चों को डाउट रहा तो समझ में आ जाए उनको। इधर बता, XY प्लेन में कितने डायरेक्शन पॉसिबल है? हजारों लाखों करोड़ों। अब आप बोलोगे कि सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा नहीं बेटा। नॉर्थ साउथ ये मान ले तूने बोला कि ऐसा है सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो बेटा ये कौन सा डायरेक्शन है, 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 कितने डायरेक्शन पॉसिबल है? अब बोलोगे सर 360 डायरेक्शन पॉसिबल है। बेटा 1 डिग्री के बीच में बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं, 1 डिग्री को भी हम लोग बहुत सारे अनगिनत हिस्सों में तोड़ सकते हैं। देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल। तो 2D प्लेन में यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर मुझे डायरेक्शन देना है तो मैं एरो से रिप्रेजेंट कर दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मान ले कोई ये मान ले सारा फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, वेक्टर एक नया टर्म है, वेक्टर इज ए न्यू टर्म, तो थोड़ा अडैप्ट होने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इज ए वेक्टर, तो मैं आपको फोर्स बोल के समझाते रहूंगा, फोर्स बोल के समझाते रहूंगा, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे इससे। फोर्स बोल के समझाऊंगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, या तो जैसे मैंने बताया था कि पहले आप वो करो, क्या कहते हैं, जैसे एंगल हम लोग डिग्री में नहीं लेते, हम रेडियन में लेते हैं। तो मैं अभी तक डिग्री ही लेके चला रहा हूँ, अभी तक मैं डिग्री ही ले रहा हूँ, मैंने अभी तक रेडियन में आया नहीं। मैंने बस बताया था कि हाँ रेडियन ऐसा होता है। धीरे धीरे आप लोग देखोगे मैं रेडियन में शिफ्ट कर रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रेडियन में कंफर्टेबल भी हो जाओगे। सिमिलरली वेक्टर वाला टर्म में यूज नहीं करूंगा तो बच्चे थोड़े नर्वस हो जाते हैं कि हाँ वेक्टर नया लग रहा है। फोर्स टर्म यूज करूंगा तो फोर्स आपके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, तो फोर्स के लगने के डायरेक्शन बहुत सारे हैं, किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है इन 2D प्लेन। लेकिन मान ले एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, आपकी तरफ लग रहा है, मान ले फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फिर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसको तो हम एरो से, एरो ड्रॉ कैसे करेंगे? हाँ एरो बनाया है, लेकिन ड्रॉ कैसे करोगे बोर्ड में? ड्रॉ नहीं कर सकते। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि भैया पहली बार ये सोचो कि व्हाट इज ए वेक्टर, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। तो रियल लाइफ एरो जब आपकी तरफ पॉइंट करेगा तो आपको क्या दिखेगा? इमेजिन कर, तेरी तरफ एरो एक आ रहा है, तेरी तरफ एक एरो आ रहा है, तुझे क्या दिखेगा? तीर देखा है ना, तीर, धनुष बाण में तीर होता है, तो तीर का टिप दिखेगा कि नहीं? तीर का टिप कैसा होता है? डॉट जैसा। तो आपको क्या दिखेगा? डॉट। यानी ए एरो कमिंग आउटवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। तो दिस इज एन आउटवर्ड वेक्टर, आउटवर्ड वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? ये चीज लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, वीडियो चल रहा है क्या? हाँ वीडियो चल रहा है, क्योंकि भाई डर लगता है अचानक मान लो वीडियो बनना बंद हो गया या साउंड नहीं आ रहा है तो मेरे को फिर से शूट करना पड़ेगा। इतना लंबा मैंने एक टिक में ले लिया है। ठीक है, खैर वो सब बातें बाद में। नेक्स्ट, अब मान लो फोर्स बाहर लगने का ये है, अंदर जो लग रहा है
उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो अंदर लग रहा है उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा क्या बता, जब बाहर लग रहा था तो हम देखे कि तीर हमारी तरफ आ रहा है, जब अंदर लगेगा तो हम क्या देखेंगे, तीर अंदर की तरफ जा रहा है। तीर किसकी तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो तीर अंदर की तरफ जाता है तो कैसा दिखता है बताता हूँ। पहले तीर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तीर आप देखो ऐसा होता है, पीछे में ऐसे पंखुड़ियां होती हैं, और पंखुड़ियां कैसे होती है बताता हूँ। ये मान ले तीर है, तो ऐसे 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 इस साइड से भी होती हैं और इस साइड से भी होती हैं, यानी ऐसे फूल की तरह निकलता है। समझ में आया, चार तरफ लगता है, एक इस तरफ लगता है, एक नीचे की तरफ लगता है, एक इस तरफ लगता है और एक इस तरफ लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसको जब मैं पीछे से देखूंगा, मान ली तीर ऐसे जा रहा है तो मैं पीछे से देखूंगा तो क्या मुझे क्रॉस टाइप दिखेगा, क्या मुझे क्रॉस टाइप दिखेगा वो पंखुड़ियां। तो दैट इज कॉल्ड इनवर्ड वेक्टर। इनवर्ड वेक्टर समझ में आया, सिंपल है यार। जब आपकी तरफ आएगा तो आपको डॉट दिखेगा, जब अंदर जा रहा है तो आपको क्या दिखेगा, क्रॉस। एक कागज ले, कागज ले, कागज, तो कागज, कागज रख, कागज के पीछे से ऐसा एक उंगली, उंगली पोक कर, जब उंगली पोक करेगा तो एक पॉइंट टाइप दिखेगा नहीं तुझे। अब कागज रख और ऐसे हाथ को लेके जा, तो हाथ फाड़ के जब जाएगा, उंगली फाड़ के जब जाएगा तो क्रॉस टाइप बनेगा ना कागज में, फटा हुआ कागज में क्रॉस टाइप बनेगा कि नहीं, वही है। ठीक है। अच्छा, इसको कुछ कुछ किताबों में ऐसे भी मेंशन किया गया है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इसमें कुछ कुछ किताबों में सिंपली डॉट मेंशन किए हैं, बोथ आर करेक्ट। आपको जैसे मर्जी बनाओ, मैं ऐसा प्रिफर करता हूँ, आई प्रिफर दिस, कि सर्कल बना दो तो दिख जाता है एटलीस्ट। समझ में आ रहा है। हाँ तो बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो है डायरेक्शन कन्वेंशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एक कन्वेंशन अभी तक पढ़ लिया था ऑलरेडी 1D मोशन में, या जो हमारा पिछला चैप्टर है, कि एक साइड को प्लस मानो तो दूसरे को नेगेटिव मानना है। वो किस में था, एक लाइन में था, एक लाइन यानी 1D। अभी हमारे पास क्या है, मोशन इन प्लेन चैप्टर चल रहा है। प्लेन क्या होता है, 2D, तो 2D वाला चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। और तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डायमेंशन का पूरा स्टडी करेंगे, पूरा 3D का सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं 3D में जो डायरेक्शन यूज होता है विल स्टडी दैट। चलो डायरेक्शन कन्वेंशन की बात करते हैं। पहला हो गया, ये x है, ये y है, और बच्चे बोलेंगे सर ये z है। गलत बात है बेटा, गलत बता। x भी इसी प्लेन में, y भी इसी प्लेन में, z भी इसी प्लेन में, गलत बात है। ऐसा नहीं होता, z एक्सिस में ऐसा होता है। अब आप बोलोगे सर हमको तो पता है, हमें पता है कि सर z इस तरफ होता है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेटा जब पता है z इस तरफ होता है तो रिप्रेजेंट ऐसे क्यों करते हो, वो भी तो सवाल है। तो रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करेंगे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। अच्छा, z किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ जब एरो होता है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दिस विल रिप्रेजेंट z एक्सिस। तो माइनस z क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस, जो कि अंदर की तरफ है। समझ में आया कि नहीं, डाउट है बेटा कुछ। तो बेटा टोटल 6 डायरेक्शन होती है हमारे पास है। वैसे देखो इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हमें 6 डायरेक्शन से काम हो जाता है। दैट इज x, y, z, माइनस x, माइनस y, माइनस z। तो हमारे पास इन डायरेक्शन से काम हमारा हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने इसको x दे दिया, इसको y दे दिया, ये z है। ये गलत है बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस विल बी ऑलवेज x, दिस विल बी y एंड दिस विल बी z। लेकिन अगर आपको देना ही है तो आप ऐसा कर सकते हो, दिस थिंग कैन बी डन। एक क्लास में होता तो मैं और अच्छी समझा पाता। मतलब मैंने क्या किया, ये ऐसा था, देख अच्छे से अपने लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड थंब रूल पता नहीं तुम लोगों ने देख, पता ही होगा शायद, ऐसा देख। तो दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, थंब इज सेट। अगर मैं ये जो ओरिएंटेशन है कि हमारा मिडिल फिंगर हमेशा x रहेगा, हमारा पॉइंटर फिंगर हमेशा y रहेगा और थंब हमेशा z रहेगा, ये याद रखना है। तो ये ऐसा था, मैंने इसको ऐसा कर दिया, तो z इसी तरफ है, x ये हो गया, सॉरी x ये हो गया, मिडिल फिंगर x हो गया और ये y हो गया। तो देख सेम चीज हो गई। मैंने क्या किया, ये चीज ऐसी थी, इसको मैंने 90 डिग्री टर्न कर दिया। तो 90 डिग्री टर्न कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो आपका विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर सेम रहना चाहिए, लेकिन आप इसको एज ए होल मूव करा सकते हो, द होल सिस्टम को मूव करा सकते हो, लेकिन सिस्टम में आपस में एक्स और वाई को इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का वैसे उतना यूज होता नहीं है, बट स्टिल मुझे लगा कि इंफॉर्मेटिव है तो आप लोग को बता दो, तो ये चीज आप लोग के दिमाग में रहेगा। ठीक है, ये तो सारी काम की बातें, बकवास बातें नहीं, काम की बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये तो सिंपल है यार, कुछ नहीं है। नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये सबको पता है, ये वाला कन्वेंशन होता है। लेकिन अब कुछ और चीज,
जमीन में मान ले, ये तो आपका ये किस कौन सा कन्वेंशन है, 2 डायमेंशनल कन्वेंशन है। क्यों 2 डायमेंशनल? मान ले मैं जमीन में हूँ, ये मान ले मैं जमीन में हूँ, इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, तो मैं तो प्लेन की बात कर रहा हूँ ना। अगर मैं बोलूँ कोई बॉडी 2 मीटर नॉर्थ में आगे मूव करे तो 2 मीटर नॉर्थ में गई, लेकिन ऊपर जाएगी तो क्या बोलूंगा, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, क्योंकि जब ऊपर जाती है ना ही वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं नहीं जा रहा, वो किसी और डायरेक्शन जा रहा है, दैट डायरेक्शन इज डिफरेंट। समझ में आया कि नहीं? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका 2D। मैंने जो पहले XYZ बताया था वो क्या था 3D, ये क्या है 2D, क्योंकि ये सिर्फ प्लेन में काम कर रहा है, इट इज वर्किंग ओनली इन प्लेन। ठीक है, तो 3D की जब बात करते हैं तो कैसे बनता है, देखो 3D की जब बात करते हैं कैसे बनता है, 3D का डायरेक्शन ऐसे बनता है, या तो आप ऐसा बना दो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा ऐसा इमेजिन कर, अगर नॉर्थ साउथ, अच्छा इसको मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ नहीं करके मैं आपको एक और तरीके से ड्रॉ करके बताता हूं। मान ले कि आप जिस तरफ देख रहे हो, यानी कि बोर्ड की तरफ देख रहे हो, बोर्ड की तरफ मान ले वो नॉर्थ है, तो बोर्ड की तरफ अगर नॉर्थ है तो इस तरफ क्या होगा साउथ, इस तरफ क्या होगा ईस्ट, इस तरफ क्या होगा वेस्ट, ये सबको पता है। अभी ऐसा ही मान लो, किसी आप लोग मेरे सामने नहीं है तो मैं यही बता देता हूँ कि आपके सामने की तरफ जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। ठीक है, तो असलियत में ऐसा होता है, मैंने क्या बताया था, ये क्या होगा ईस्ट, ये क्या होगा वेस्ट, अंदर की तरफ क्या है नॉर्थ, तो बाहर की तरफ क्या होगा साउथ, बाहर की तरफ क्या होगा बेटा साउथ, अंदर की तरफ क्या है नॉर्थ, तो बाहर की तरफ क्या होगा साउथ। दूसरी बात, ये डायरेक्शन कौन सी है? अच्छा क्या बता, नॉर्थ साउथ, साउथ हमने बना दिया, नॉर्थ बनाने की जरूरत नहीं, या तो आप ऐसा लिखो, ऐसा साउथ लिखो, या तो आप क्रॉस देके इसको नॉर्थ लिख लो, क्रॉस नॉर्थ मतलब अंदर की तरफ नॉर्थ। समझ में आया कि नहीं? तो अंदर की तरफ नॉर्थ, बाहर की तरफ साउथ, ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड VU। एंड नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसमें भी 6 डायरेक्शन होते हैं, जैसे XYZ माइनस XYZ, 6 डायरेक्शन उसमें भी था, इसमें भी 6 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इन शॉर्ट 3 डायमेंशन में हमें चीजें समझाने के लिए, 3 डायमेंशन में चीजें समझाने के लिए हमें 3 डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है और उनके ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट वर्टिकली अपवर्ड और नॉर्थ से काम हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ सॉरी ईस्ट वर्टिकली अपवर्ड और नॉर्थ से काम हो जाएगा, लेकिन साउथ भी तो है उसका ऑपोजिट, वेस्ट एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला चीज। तो डायरेक्शन कन्वेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा, काइंडली इस चीज को लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों, जो अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। 2 वेक्टर को ऐड करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो इसको शुरुआत करने से पहले एडिशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने क्या बताया था, वेक्टर को क्या मान के चलो फोर्स, यानी फोर्सेस को ऐड करना है, फोर्सेस को ऐड करना है। एक बात बता, इन शॉर्ट मान ले ये एक डब्बा है, इस पे मैंने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन और इस तरफ एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन। इस डब्बे में नेट फोर्स क्या लग रहा है, आप बोलोगे 20 न्यूटन, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि तू कुछ तो सब कुछ छोड़, तो सिंपली लॉजिक लगा कि अगर इसमें इस तरफ 10 न्यूटन लग रहा है, इसमें 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये बॉडी जाएगी किस तरफ, इसकी तरफ जाएगी कि इसकी तरफ जाएगी, लॉजिक लगा किस तरफ जाएगी। तो वीडियो को पॉज करो, सोचो। चलो आई होप सोच लिया होगा। अब मैं बताता हूँ किस तरफ जाएगी, मैं बताऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। देखो बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेस है, क्लास में होता तो मैं पक्का डब्बा वब्बा लाके मूव करा के दिखाता, कोई बात नहीं। इमेजिन कर मैंने इसको ऐसा रखा, इसको ऐसा रखा, ये डब्बा है, ये मार्कर डब्बा है, और मार्कर को मैंने बोर्ड में टच करा के रखा है, तो डब्बा जिस तरफ जाएगा डब्बा, ये जिस भी तरफ जाएगा वो लकीर छोड़ के जाएगा। ठीक है, मेरा ये वाला हाथ, इसको ऐसा करते हैं यार, मतलब थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं मेरे लिए। ठीक है, थोड़ा सिंपल कर देते हैं मेरे लिए। ये मान ले इस तरफ 10 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब ये डब्बा किस तरफ जाएगा, तो मेरा ये दोनों हाथ है, मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ 10 न्यूटन लगाएगा, मेरा जो राइट हैंड है वो नीचे की तरफ 10 न्यूटन लगाएगा। फिर देखते हैं डब्बा किस तरफ जाता है। ठीक है, और एक साथ लगाना है, ये आप खुद भी कर सकते हो। आप क्या करो, एक डब्बा रखो टेबल में और परपेंडिकुलरली फोर्सेस लगाओ, देखो डब्बा किस तरफ जाता है। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिया और मैं दोनों हाथों से खींचूंगा। ठीक है, साथ में खींचूंगा दोनों, ये खींचना शुरू किया, अरे किस तरफ आ गया, ये तो कुछ ऐसा आ गया, आया कि नहीं समझ में? खुद ट्राई करके देखो और यही आएगा, क्योंकि सोच,
ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड इसको इस तरफ खींचना चाहता है, ये वाला नीचे खींचना चाहता है, तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरफ जाएगा, दोनों ऐसे आएगा। समझ में आया कि नहीं बेटा, समझ में आया कि नहीं? आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, अब एक और चीज, अब हमने ये देखा, अच्छा देख ये कितना एंगल में आएगा पता, पूरा 90 डिग्री था ना, तो 45 डिग्री एंगल में आएगा। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, थोड़ा लॉजिक लगाएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर फोर्स लगा रहे तो बराबर दोनों के हिसाब से आएगा। लेकिन मान ले कि ये डब्बा में इस तरफ 5 न्यूटन है और इस तरफ 10 न्यूटन है, तब किस तरफ आएगा एक बार बता। तब ज्यादा प्रकोप किसका होगा? देख ज्यादा प्रकोप होगा 10 न्यूटन का, क्योंकि देख आएगा तो अगेन ऐसे ही, लेकिन ऐसे आने की बजाय आएगा तो ऐसे, लेकिन ऐसे आने की बजाय थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि 10 न्यूटन ज्यादा है तो 10 न्यूटन के ज्यादा तरफ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये थोड़ा ऐसे आएगा, थोड़ा ऐसे आएगा, और थोड़ा लॉजिक लगाएगा तो तुझे दिख जाएगा कि ये दोनों, अगर मैं एक ऐसा कर दूं, मतलब ब्लू मार्कर से करता हूं तो आपको ज्यादा फील आएगी। अगर मैं ऐसा कर दूं तो एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और या हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम बन रहा है, जिसके पैरेललोग्राम के 2 साइड्स आर द वेक्टर्स और द फोर्सेस आर द 2 वेक्टर्स, एंड पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही दोनों वेक्टर का एडिशन करके जो आया है, यानी कि दोनों वेक्टर जब साथ में लगेंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज इट कॉल्ड? रिजल्टेंट। तो उसी तरह दो पैरेललोग्राम के 2 एजेस हैं, तो उनका जो डायगोनल होगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, सो दिस लॉ इज कॉल्ड parallelogram of vector addition. What is it called? Parallelogram of vector addition. ठीक है, समझा रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर दो वेक्टर्स, एक पैरेललोग्राम को दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अच्छा मैं एक चीज आपको रिप्रेजेंट करना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पता नहीं कहाँ से मिस आउट हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये अगर वेक्टर है 10 न्यूटन, क्या था ये? ईस्ट था। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये वेक्टर ए है तो दिस विल बी रिप्रेजेंट बाय वेक्टर जिसके ऊपर एरो का सिंबल हो, जिसके ऊपर एरो का सिंबल हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जैसे कि आप ये मान लें कोई और वेक्टर है, तो ये वेक्टर बी है तो इसके ऊपर एरो का सिंबल होगा। ये एक और वेक्टर है, वेक्टर सी है, इसके ऊपर एरो का सिंबल होगा। एरो का सिंबल हमेशा टुवर्ड्स राइट ही होगा, लेकिन एरो का जो सिंबल है वो टुवर्ड्स राइट है, बिकॉज द सिंबल रिप्रेजेंट्स दैट दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर। हालांकि ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम बनाया वो प्रॉपर हमें आइडिया देगा कि वेक्टर किस तरफ है या कितना मैग्नीट्यूड का है, लेकिन समझाना है जो लेटर होगा रिप्रेजेंटेशन का, सी के ऊपर वेक्टर सिंबल या ए के ऊपर वेक्टर सिंबल, बी के ऊपर वेक्टर सिंबल। आई होप ये पॉइंट ज्यादा कुछ ऐसा कुछ खतरनाक कोई चीज मिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इसको आप ऐसा ही लिखो, कंफ्यूजन ना हो। दिस इज वेक्टर बी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों किस तरफ आएगा? मैंने क्या बताया था? इट शुड बी अलोंग द डायगोनल। तो डायगोनल के लिए क्या करेंगे? पहले पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। आई होप तुम्हें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज वगैरह, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप सही है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, करेक्शन कर देंगे। तो हमारा ये जो आएगा this will represent as the resultant of vector A and vector B. So resultant is equal to represented as vector A plus vector B, यानी कि इस पॉइंट पे अगर वेक्टर A और वेक्टर B साथ में एक्ट करेगा तो वो दोनों के साथ में एक्ट करेगा तो उनपे नेट इफेक्ट ये वाला पड़ेगा। तो दोबारा सुनने में क्या बता रहा हूँ, दो फोर्सेस अगर ऐसे और ऐसे लग रहा है तो जो नेट इफेक्ट पड़ेगा इस वाले पार्टिकल में वो इस डायरेक्शन में पड़ेगा और इतना लंबा पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? दैट इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप यहां तक क्लियर होगा, बेसिक चीज है। नेक्स्ट ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। तो एक बात बता, ये वेक्टर है, मान ले वेक्टर ए, सेम लिया है, क्या नीचे वाला वेक्टर है? तुम बोलोगे नहीं सर,
ये वेक्टर आपने यहाँ बनाया, ये वेक्टर थोड़ा नीचे बनाया है, तो ये कैसे वेक्टर ए हुआ? एक बार बताओ, व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड जितना, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना। ये अगर ईस्ट की तरफ दिखा रहा है तो ये भी ईस्ट की तरफ दिखा रहा है। अब तो बोलोगे कैसे सर ईस्ट की तरफ दिखा रहे? तो एक बात बता, मान ले इस तरफ ईस्ट है, तो मैं ऐसे गया ईस्ट की तरफ, मान ले मैं एक कदम राइट हो गया और फिर आगे बढ़ा, वो भी तो ईस्ट ही है ना भाई। जैसे लाइन में बच्चे खड़े होते हैं, अब मैंने लाइन में ऐसे करके लाइन में बच्चे खड़े हैं, मैंने सबको बोला मूव वन स्टेप फॉरवर्ड, तो सभी तो आगे बढ़े। इन शॉर्ट क्या है, इस तरफ जाना, आगे बढ़ना है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर ये ईस्ट तो ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट, ये भी ईस्ट, उस तरफ जो जा रहा है वो ईस्ट है। यानी बोथ द वेक्टर्स आर एक्जेक्टली सेम, बोथ द वेक्टर्स आर एक्जेक्टली सेम। तो ये वाला डाटा पे याद रखोगे कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो बोथ आर सेम। इसको यहाँ पे देखते हैं, ब्लैक मार्कर से यूज करते हैं भाई, ताकि हमारी वो क्या कहते हैं भाई, संस्कृति बनी रहे फिजिक्स की। ये मान ले वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और हमारे पास जो वेक्टर बी था। अच्छा, वेक्टर बी जो इस तरफ है, इसको अगर मैं यहां नहीं बना के मैं यहां पे बनाऊं तो कुछ गड़बड़ है क्या भाई? तो कुछ गड़बड़ है क्या भाई? कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, देख, जो वेक्टर बी पहले ऐसे लग रहा था, अच्छे से देखना, ये वेक्टर बी था, ठीक है, ये वेक्टर बी था। थोड़ा यहाँ पे मुझे डायग्राम को लेके थोड़ा सा वो होना पड़ता है, यू नो, आई हैव टू बी बिट कॉन्शियस हियर रिगार्डिंग द डायग्राम। ये मान ले वेक्टर बी था, एक बार बता, ये इस डायरेक्शन में है, ये भी तो उसी डायरेक्शन में है, तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस कैन आई ड्रॉ दैट? यस, आई कैन डू दैट। तो मैंने बस इस वाले को यहां से मिटा के यहां पे बना दिया। देख, तो इस ए और बी के सिस्टम में और इस ए और बी के सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर एक्जेक्टली सेम। ए का तो ए है, लेकिन बी को मैंने यहां बनाने की बजाय यहां बना दिया, जो कि मैं कर सकता हूं। तो रिजल्टेंट तो बेटा सेम रहेगा, रिजल्टेंट तो बेटा सेम रहेगा, ये बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो रिजल्टेंट जो रहेगा उसको मैं दूसरे मार्कर से ड्रॉ करता हूं, दैट इज योर रेड मार्कर, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। सो the resultant again here is given by vector A plus vector B। आई होप चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद देखो मैंने बस क्या किया, B को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दिया और रिजल्टेंट तो सेम ही है। तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय वेक्टर A प्लस वेक्टर B। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई भी डाउट? ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये है, सो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा भी दूंगा। if the two vectors start from same point, आपको मेरे नोट्स में प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगा, सेम पॉइंट, देन इस डायगोनल पासिंग, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन मैं रीड आउट करा तो आपको समझ में आ जाएगा, थ्रू दैट पॉइंट। यानी कि ए और बी अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। डायगोनल तो दो होते हैं, कौन सा डायगोनल? जो उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। समझ में आया? विच इज आर इज द डायगोनल स्टार्टिंग थ्रू दैट पॉइंट, लिख लो स्टार्टिंग। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ट्रायंगुलर लॉ की अगर हम लोग बात करें तो ट्रायंगुलर लॉ ये कहता है कि अगर एक वेक्टर जहां पे खत्म है, देखिए मैं लिखाऊंगा नहीं ये वाला, मैं सुन लो और नोट से मिल जाएगा आपको। एक वेक्टर शुरू जिस पॉइंट से हुआ और खत्म एक और पॉइंट पे हुआ, तो एक वेक्टर जहां पे खत्म हुआ वहां से जब दूसरा वेक्टर शुरू हुआ तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे वेक्टर के फिनिशिंग पॉइंट तक होगा। दोबारा बता रहा हूं, सुन। एक वेक्टर जहां पहला वेक्टर जहां पे खत्म हुआ वहां से अगर दूसरा वेक्टर शुरू हुआ तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फिनिशिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। समझ में आया कि दैट इज बी गिवन बाय द रिजल्टेंट। और दोनों लॉ में कोई अंतर है क्या? ये दोनों सेम है, दोनों सेम है बेटा, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर एक्जेक्टली सेम। बस लिखने का, शो करने का तरीका अलग है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, काइंडली नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये वाला उसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वो नेक्स्ट है। पहले एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ते हैं, यानी कि दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है।
ये मान ले वेक्टर ए है, ये मान ले वेक्टर बी है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी दिस। अब बोलेगी कि सर ये क्या बकवास पढ़ा रहे हो, यही पढ़ाना था तो क्यों पढ़ा रहे हो? सही सवाल है तुम लोग का। लेकिन अगर मान ले ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तब कौन सा वेक्टर होगा भाई? एंगल कौन सा होगा? बोल गए ये नहीं बेटा, मैंने ये बात याद रखना, फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ पे, मैं लिखा नहीं रहा हूँ। शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी दोनों वेक्टर का एक ही पॉइंट से शुरुआत होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे तो दोनों एक पॉइंट से शुरुआत नहीं हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ दोनों को एक पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए? अगर ये ए है तो बेटा ये भी ना ए है। आया कि नहीं समझ में? तो देन दिस विल बी द एंगल। आया कि नहीं बात समझ में? तो मैं अगर आपका ऐसा दिया रहता है डायग्राम, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं है, तो आपको इसको मिटाकर आगे बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ऐसा कर दो, दिस इज द एंगल। समझ में आया कि आपको मिटा के आगे करने की जरूरत नहीं, आप इतना होशियार हो आपकी ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है, वो क्या तरीका है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये मान ले ए था और ये हमारा बी था, है ना? तो खुद एक बात मेरे को बता, ये ए है ये बी है, जरूरी है कि ए को आगे बढ़ाऊं? मैं बी को भी तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, मैं बी को भी तो यहाँ लिख सकता हूँ। तो बी को भी अगर मैं यहाँ लिखूंगा तब एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तब मुझे ये वाला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो गौर से देख, थीटा 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 तीनों में सेम है कि नहीं? सेम है कि नहीं? सेम ही होगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर कैन नॉट चेंज, चाहे आप ए को मूव कराओ या बी को मूव कराओ, कुछ भी करो, एंगल बिटवीन द वेक्टर विल रिमेन सेम, बट द कंडीशन इज बोथ वेक्टर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट। अच्छा, मान ले कि ये सिनारियो आता है, सिनारियो थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सिनारियो। मान ले ये हो जाए, दिस इज योर वेक्टर ए और दोनों सेम पॉइंट पे खत्म हो रहे हैं, एंड दिस इज योर वेक्टर बी। तब क्या करोगे? बेटा बी को भी आगे बढ़ाओ, बी को भी आगे बढ़ाओ और ए को भी आगे बढ़ाओ, दिस विल बी द एंगल। आया कि नहीं बात समझ में? आया कि नहीं बात समझ में? ठीक है बेटा, तो इतना होशियार आपको बनना है कि आपको एंगल देख के प्रेडिक्ट हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आएगा, दिस। ठीक है, चलो अभी हम जाते हैं एनालिटिकल मेथड में। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि वीडियो का फोकस है कि नहीं, इसके बाद हम एनालिटिकल मेथड में चले जाएंगे। हाँ भाई, वीडियो तो पूरी तरीके से फोकस हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, ये मान ले वेक्टर ए है और ये मान ले वेक्टर बी है। हमें बोला है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो कि ये होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा जो कि ये आर होगा, इसका लेंथ क्या होगा और इसका एंगल क्या होगा, सारे डिटेल पूछा है। बोला है कि हमारे पास गिवन क्या है, ए और बी दो वेक्टर है, तो जिनके बीच में एंगल क्या होगा? बताइए, ये एंगल होगा क्या ए और बी के बीच में? नहीं, ए और बी के बीच में ये एंगल होगा। दिस विल बी द एंगल थीटा हियर, बिकॉज बोथ वेक्टर्स टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लिया हमें ए का लेंथ पता है, बी का लेंथ भी पता है, हमें थीटा भी पता है, हमें बस आर निकालना है। क्लास 10 में क्या होगा, ट्रायंगल वगैरह पढ़ा होगा। चलो वो सब कुछ नहीं पढ़ा, तो हमको ये पता है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है। और ये मत भूल, हम क्या लगाएंगे? वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको बहुत लोग स्टाइल से पिथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। मेरे को पता नहीं मेरा स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, इंग्लिश में मैं कभी भी उतना होशियार नहीं था। चलो देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि यहाँ पे आके डॉटेड लाइन से मिलता है। अच्छा ये बता, ये अगर वेक्टर बी है तो इसका लंबाई कितना होगा? इसका लंबाई बी के बराबर होगा, अच्छा ये थीटा है, इसको मान ले y, इसको मान ले x। नाउ कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। कैन आई से साइन थीटा विल बी, इसको यहाँ पे लिखता हूं मैं, कैन आई से sin theta will be perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular? Y. What is hypotenuse? B. मैं ट्रिगोनोमेट्री लगा रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री sin theta is the ratio of two length. So this length is y and this length is b, not vector b. Vector b तो डायरेक्शन के साथ आ रहा है, हमें तो लेंथ से मतलब है। लेंथ क्या है इसका? b। तो क्या मैं बोल सकता हूं y equal to b sin theta? Now what is cos theta? Cos theta is base upon hypotenuse. What is base? X. What is hypotenuse? B. Can I say x equal to b cos theta? Can I say x equal to b cos theta? तो मैंने सिंपली यहाँ पे x की जगह लिख दिया b cos theta।
और सिंपली y की जगह लिख दिया b sin थीटा। नाउ कंसीडर दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं? r जो वेक्टर है उसका लेंथ कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो r स्क्वायर इक्वल टू ये वाला लेंथ कितना है बेटा? a प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा स्क्वायर। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कोरोना नहीं हुआ है मेरे को। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a प्लस 2a b cos थीटा प्लस दिस विल बी व्हाट? b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या मैं कह सकता हूं b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा? b स्क्वायर कॉमन ले, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। देयरफॉर r स्क्वायर, मार्कर का इंक भैया, कोई भरोसा नहीं है मार्कर के इंक का। r स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस 2ab cos थीटा, और वी कैन से r इज इक्वल टू ये। तो देख, r का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बस a b और उनके बीच का एंगल, a b और उनके बीच का एंगल। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो मुझे r का क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड मिला कि r की लंबाई कितनी है, लेकिन r का डायरेक्शन क्या होगा वो पता लगाना एक काम है भाई, कि r का डायरेक्शन क्या होगा। तो r का डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ये एंगल निकालेंगे। सपोज दिस एंगल इज अल्फा। नाउ व्हाट इज एंगल अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? वेक्टर a एंड r, बिटवीन वेक्टर a एंड r। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मुझे पता चल जाए कि रिजल्टेंट a के साथ क्या एंगल बनाता है, तो मुझे रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता चल गया कि हाँ वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, a के साथ इतना एंगल बना के जा रहा है, मतलब हमें डायरेक्शन का आइडिया हो जाएगा। तो ये अल्फा कैसे निकालेंगे? tan अल्फा, व्हाट इज tan अल्फा? कंसीडर दिस ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल। tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। समझ में आया कि नहीं? अल्फा इज द एंगल मेड विद a, रिजल्टेंट ने a के साथ क्या एंगल बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका क्या है? ऐसे याद रखेगा, देख सुन अच्छे से। a के साथ एंगल कितना है? वेक्टर a के साथ एंगल कितना है? अल्फा। तो tan अल्फा लिखो, tan अल्फा लिखो, डिनोमिनेटर तो ऊपर लिखो sin थीटा। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin बाई cos। देखो, मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, याद कैसे रखेगा? याद ऐसे रखेगा, और tan का फॉर्मूला मुझे पता है sin बाई cos होता है, tan का फॉर्मूला sin बाई cos होता है, तो sin थीटा बाई cos थीटा लिख लो। अब हमको क्या पता है? अल्फा किसके साथ एंगल है? अल्फा इज द एंगल मेड विद a। तो यहाँ पे a अकेला कर दे, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो अकेला है भाई, याद रख लो, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो अकेला है। तो a अकेला कर दिया, बचा कौन सा? b। तो b को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, बस। समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह ये चीज अगर हमारा क्लियर हुआ, तो अगर मान लो बीटा इज द एंगल बिटवीन, जगह तो है नहीं, आप लोग ऐसा करो और यहाँ पे लिख देते, रिजल्टेंट वाला पार्ट आप लोग लिख लो, मैं रिजल्टेंट वाला पार्ट मिटा रहा हूं, ठीक है। सपोज बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड बी। तो बी और रिजल्टेंट के बीच में एंगल क्या होगा? देख, बी इस तरफ है, रिजल्टेंट इस तरफ है, तो बी को भी एक्सटेंड करो, बी एक्सटेंड होगा तो इस तरफ एक्सटेंड होगा, और रिजल्टेंट एक्सटेंड होगा तो इस तरफ एक्सटेंड होगा। तो दिस विल बी एंगल व्हाट? बीटा। तो tan बीटा अगर निकालना है, कोई बात नहीं है, जो सेम ट्रिक बोला था, इसको भी हम लोग लंबा करके निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम सिंपली निकालते हैं। व्हाट विल बी tan बीटा? tan बीटा विल बी, tan का फॉर्मूला क्या होता है? sin बाई cos। एंगल किसके साथ है? बीटा b के साथ, तो b अकेला कर दे, क्या बच गया? a। ये सिंपली फॉर्मूला है, इज द एंगल मेड विद b। समझ में आया कि नहीं? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमको मिल चुका है, लिख लीजिए काइंडली इसको। हाँ तो बच्चों, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला चार्ट मैंने बना दिया है, ए बी, उसके बीच का एंगल थीटा, ए के साथ एंगल अल्फा और रिजल्टेंट। अगर मैं इस बी को यहाँ ड्रॉ करूं तो कौन सा हो जाएगा? पैरेललोग्राम लॉ हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में एंगल ये पूरा होगा थीटा, और अल्फा ये हो जाएगा। थीटा को मैंने बाहर ड्रॉ कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला, tan अल्फा का फॉर्मूला।
हमें बोला है फाइंड रिजल्टेंट निकालना है, ए दिया हुआ है, तो पहली बार डायग्राम बनाओ। ये मान ले नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कितना है बेटा 3 न्यूटन, और ईस्ट की तरफ कितना है बेटा 4 न्यूटन। मत गड़बड़ नहीं करना है, ये डायरेक्शन कन्वेंशन याद है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरफ अपवर्ड होगा उस तरफ डाउनवर्ड होगा, मतलब वो सब अभी जरूरत नहीं है, इतना ही काम चला लो बहुत है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, डायगोनल बना भाई, ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का एक बार फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं भाई, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो a और b के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, समझ में आया कि नहीं। व्हाट इज cos 90 0, तो रूट सिंपली क्या बचा, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या है बेटा 5। अच्छा 5 तो आया, मतलब इसकी लंबाई 5 है, डायरेक्शन क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो ये मान ले हमारा अल्फा है, तो दिस इज सपोज ए, दिस इज सपोज वेक्टर है, दिस इज सपोज वेक्टर, तो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, व्हाट विल बी tan अल्फा। tan अल्फा क्या था बेटा, डायरेक्टली देख फॉर्मूला मत देख, tan अल्फा क्या है, अल्फा किसके साथ ए के साथ है, तो ए लिख दे अलग से। अल्फा क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, कौन सा बच गया b, समझ में आया। तो व्हाट इज b, b इज 3 sin, व्हाट इज थीटा 90 डिग्री, व्हाट इज a इज 4 प्लस b इज 3 cos 90, व्हाट इज cos 90, cos 90 is 0, sin 90 is 1, तो 3/4 आया tan अल्फा। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है अल्फा को ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स 3/4 विथ ए। अच्छा ए क्या है, ए क्या है, व्हाट इज वेक्टर ए 4 न्यूटन विथ 4 न्यूटन, समझ में आया कि नहीं। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखना अच्छे से, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अल्फा कहां से है, ये कौन सा डायरेक्शन था बेटा, दिस वाज, अच्छा ये तो रखना ही पड़ेगा, दिस वाज व्हाट ईस्ट एंड दिस वाज व्हाट नॉर्थ, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ अल्फा है ना, ईस्ट टू नॉर्थ, समझ में आया कि नहीं, ऐसे लिखते हैं अल्फा इज tan इनवर्स 3/4 ईस्ट टू नॉर्थ, समझ में आया कि नहीं बेटा, ये वाला ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, छोटी सी चीज है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सबको पता है, दिस इज 3, दिस इज 4, देन दिस इज 5। मुझे पता नहीं, आप लोग को थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, मुझे नहीं लगता ये वाला फॉर्मूला की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आप लोग सब भी साइड में लिख लेना। ये एक, इफ दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, तो 3 का ऑपोजिट वाला एंगल 37 डिग्री होता है और 4 का ऑपोजिट वाला एंगल 53 डिग्री होता है। ये आप याद कर सकते हो, जैसे आपने बचपन में मतलब क्लास 10 में क्या पढ़ा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे उठ के आपने क्या क्या सीखा, दो एडिशनल एंगल 37 डिग्री और 53 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, मतलब 15 डिग्री, 75 डिग्री, वो सब तो आपको निकालना आता है, वो जो मैंने पहले कराया था मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है, वो सब का उतना जरूरत अभी उतना नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि पढ़ने से आप कर सकते हो, ये पता होना चाहिए। ये 3 का ऑपोजिट एंगल 37, 4 का ऑपोजिट एंगल 53। तो यहाँ पे देख tan इनवर्स 3/4 है, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये एंगल होगा कि नहीं tan इनवर्स 3/4, यार सिंपली ऐसा देख लें tan अल्फा 3/4, तो अल्फा क्या होगा 37 डिग्री होगा, बिकॉज tan 37 इज 3/4, tan 37 इज 3/4, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 37 डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। आई होप ये वाला आपको आंसर समझ में आया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लो, थोड़ा अच्छे से नोट डाउन करना, मेरी तरह नहीं कचड़ा जैसा। तो बच्चों जो अगला सवाल है वो देख सकते हो आप लोग, ए और बी दिया हुआ है, 6 न्यूटन ईस्ट और 6 न्यूटन एट 30 डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट। तो पहले हम लोग काम करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम बना दे ऐसे, दिस इज सपोज ईस्ट, दिस इज सपोज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। तो ईस्ट की तरफ कितना है बेटा 6 न्यूटन, तो सपोज थोड़ा सा मैं ब्लू कलर के मार्कर से बनाता हूं ताकि आपको को थोड़ा सिग्निफिकेंट लगे, कितना है बेटा, सपोज दिस इज व्हाट वेक्टर ए, whose magnitude is what 6 न्यूटन,
जो वेक्टर बी है 6 न्यूटन एट 30 डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट, यानी 6 न्यूटन तो लग रहा है लेकिन नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाते हुए 30 डिग्री, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाते हुए 30 डिग्री, यानी कुछ ऐसा। यानी ये एंगल 30 डिग्री है। दिस इज वेक्टर बी। आई होप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ ए और बी के बीच में एंगल क्या है? ए और बी के बीच में एंगल तो क्या है? दोनों को सेम पॉइंट से स्टार्ट करो फिर मापो। तो दिस इज 90, दिस इज 30, व्हाट इज द टोटल एंगल? 120 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? तो टोटल एंगल थीटा इज व्हाट? 120 डिग्री। अच्छा, रिजल्टेंट का लमसम अगर हम डायग्राम बनाएंगे, लमसम अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। पहले पैरेललोग्राम बना लो, ये रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? अल्फा। समझ में आया? अभी ये सब आप मिटा सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आपका। इसको भी मिटा दो, कोई ऐसा है नहीं। तब भी बना ही लो यार, रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो, काम आएगा। क्यों काम आएगा बताऊंगा मैं। सब इसको मिटा दे रहा हूँ यार, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, नीचे वाला रहने दो। ठीक है, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी बेटा वो क्या होगा? √/a² प्लस b², मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है उसके लिए माफी, 2ab cos थीटा √/, व्हाट इज a²? a कितना है बेटा? 6, b कितना है? 6², 2 a into b cos, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 120 डिग्री। मत भूलो cos 120 डिग्री। सर कैसे निकाले? ASTC रूल भूल गया? भूलना नहीं है। देख, 6² प्लस 6² प्लस 2 into 6 into 6 is 6². What is cos 120 degree? What is cos 120 degree? Cos 120 degree is sin 30 डिग्री माइनस में। कैसे पता लगाओ? करा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, माइनस sin 30 डिग्री कितना होता है? -½ अच्छा, -½ जब होगा तो 2 और 2 कैंसिल, और ये माइनस आगे आ जाएगा। तो देख, मैं नेक्स्ट स्टेप नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपली कर रहा हूं। देख, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये क्या हो गया? -6² हो गया कि नहीं? 6² - 6² 6 गया, रिजल्टेंट कितना आया? 6। तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 6। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 6, सो वी कैन से इसका लंबाई कितना होगा बेटा? 6 होगा। अब tan अल्फा निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी tan अल्फा? सिंपली बात है, अल्फा किसके साथ है? ए के साथ है, तो ए लिख लो। tan का वैल्यू क्या होता है बेटा? sin थीटा बाई cos थीटा। बचा क्या? b, लगा ले b। ना व्हाट इज b इज व्हाट? 6। व्हाट इज sin थीटा? sin 120 डिग्री। व्हाट इज a? 6 प्लस 6 cos 120 डिग्री। बेटा देख रहे हो, sin 120 भी लग रहा है, cos 120 भी लग रहा है। ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं ताकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस बच जाए। ये बता, व्हाट इज sin 120 डिग्री? sin 120 डिग्री इज cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 cos 30 डिग्री। अभी निकाला। cos 120 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। कैसे पता लगाओ? व्हाट इज cos 30 बेटा? √3/2, 6 प्लस 6 इंटू -1। ये हो गया बेटा। ऊपर क्या बचा? 3√3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3, दैट बिकम्स √3, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू √3। तो अल्फा क्या आया बेटा? अल्फा क्या आया? 60 डिग्री। tan अल्फा इज हाउ मच? tan अल्फा इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी √3, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी 6 न्यूटन एट 60 डिग्री फ्रॉम ए। अच्छा, ए क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट से 60 डिग्री किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। ऊपर की तरफ क्या है बेटा? नॉर्थ है ना, तो ईस्ट से 60 डिग्री किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। ईस्ट टू नॉर्थ। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप लोग होमवर्क करो, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा जाएगा ये टॉपिक। ठीक है।